ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को आप बड़ी डिटेल के साथ 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि वाइब्रेटरी मोशन ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन जो है वो अपनी जारी रखती है, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम ऑसिलेटरी मोशन भी है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल टाइप है। हर बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है वो लाजमी तौर पे वाइब्रेटरी मोशन में होगी, लेकिन वो बॉडीज़ जो वाइब्रेटरी मोशन कर रही हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हों। कौन सी वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी? जो इन दो कंडीशंस को फुलफ़िल करेगी। पहली कंडीशन है कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और सेकंड कंडीशन इसमें है कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर फोर्स ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर ये दो कंडीशन फुलफ़िल कर रही है कोई भी बॉडी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी। तो चलते हैं जी हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल के लिए हमने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया है। स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो दो तरह से स्टडी किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल जो है वो ऐसा स्प्रिंग मास सिस्टम होता है कि जिसके अंदर स्प्रिंग और मास जो है वो वर्टिकली लटकाए जाते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल के लिए हमने एक ऐसी सरफेस ली हुई है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जो कोई भी रोल जो है वो बॉडी की मोशन को रोकने में प्ले नहीं कर रही, यानी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम लिया है जिसके अंदर फ्रिक्शनलेस सरफेस ली है। उसके अंदर हमने जो फिगर ए है उसके अंदर बॉडी जो है उसको पोजीशन ओ के ऊपर दिखाया गया। बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन ओ के ऊपर मौजूद है और ये इसकी मीन पोजीशन है। जैसे ही हम बॉडी को फोर्स एफ लगाकर खींच कर ले जाते हैं पोजीशन बी की तरफ, तो बॉडी का जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेस हो जाता है और उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देंगे कि स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स है। वो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को वापस लेके आना चाहेगी अपनी उस पोजीशन पर जहाँ पर वो पहले मौजूद थी, यानी कि पोजीशन ओ के ऊपर। तो वो फोर्स जो हमने लगाई थी वो एक्शन की फोर्स थी, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पर जो ए से लगने जा रही है ओ तक वो एक रिएक्शन की फोर्स होगी और वो बॉडी को पोजीशन ए से पोजीशन ओ तक ले आएगी। लेकिन बॉडी पोजीशन ओ पर आके रुकेगी नहीं। हालांकि फोर्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ओ तक लग रही है, लेकिन बॉडी जो है वो वहाँ पर रुकती नहीं। वो इसलिए नहीं रुकती चूँकि बॉडी जो है जब ए से ओ की तरफ आ रही थी तो बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी में मुसलसल इजाफा हो रहा था, और बॉडी जो है वो मोशन में आ चुकी है, और मोशन में आने की वजह से अब उसका इनर्शिया कहता है कि बॉडी जो है वो अपनी उस मोशन की स्टेट को बरकरार रखेगी। तो बॉडी जो है फिर ओ से आगे मूव करती है बी की तरफ। तो बी की तरफ जब वो आ रही होती है तो स्प्रिंग अब जो है वो मुसलसल कंप्रेस हो रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अब बॉडी की मोशन को रोक रही है। जब बॉडी ए पर मौजूद थी तो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को मोशन में ला रही थी, लेकिन जब बॉडी ओ से बी की तरफ आ रही है तो अब रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी की मोशन को रोक रही है। तो रिस्टोरिंग फोर्स दोनों ही रोल प्ले करती है। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी की मोशन जो है वो बी तक आते आते रुक जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो वो अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। जब बॉडी पोजीशन बी पर पहुंचेगी तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो चुका है, वो अब दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाना चाहेगा तो बॉडी को मूव करवाएगा ओ तक। ओ पे आके बॉडी फिर नहीं रुकेगी क्योंकि वो मोशन में थी, तो अपनी पोजीशन अपनी मोशन की हालत को जारी रखना चाहेगी और बॉडी ओ से मूव कर जाएगी जी ए की तरफ। इस तरह बॉडी टू एंड फ्रो मोशन जो है वो अबाउट मीन पोजीशन जारी रखेगी। अब आ जाते हैं ये दोनों कंडीशंस की तरफ। जब बॉडी ओ पर मौजूद थी तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही थी, बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में थी। जब हमने एक फ़ोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम ओ टू ए और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दिया x, अब डिस्प्लेसमेंट x की वजह से हमारी जो फोर्स थी उसके रिएक्शन के तौर पे एक फ़ोर्स पैदा होगी स्प्रिंग में, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बॉडी को लेके आएगी कहाँ तक, ओ तक। तो जितना ज़्यादा हम इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा करेंगे उतनी ज़्यादा रिएक्शन की फ़ोर्स जो है वो इसमें पैदा होगी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पर नेगेटिव का साइन इसलिए है कि यहाँ पर हम उस फोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं
जो रिएक्शन की फ़ोर्स है, जो हमने फ़ोर्स लगाई थी उसको नहीं, हम जो रिएक्शन की फ़ोर्स पैदा हुई है जिसको हम रिस्टोरिंग फ़ोर्स का नाम दे रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से पैदा हुई है, उसको स्टडी करने चाह रहे हैं। इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा कि चूँकि ये एक रिएक्शन की फ़ोर्स है। उसके बाद देखते हैं कि क्या एक्सेलरेशन ऑलवेज टूवर्ड्स द मेन पोजीशन रहता है या फोर्स ऑलवेज टूवर्ड्स द मेन पोजीशन रहती है। जब एक्सेलरेशन ऑलवेज टूवर्ड्स द मेन पोजीशन हो जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ऑलवेज टूवर्ड्स द मेन पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर F बराबर m में, ये आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, तो इस पूरे फार्मूले में दो ही वैल्यूज़ हैं जिनकी डायरेक्शन है एक्सेलरेशन और फोर्स की, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, फोर्स और एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देते हैं, जब पोजीशन ए पे बॉडी मौजूद थी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 थी। जैसे ही वहाँ से छोड़ा जाता है तो वेलोसिटी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। जब बॉडी की वेलोसिटी में इजाफा होता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा करती है, जब उसकी वैल्यू के अंदर, मैग्नीट्यूड के अंदर इजाफा हो रहा है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। वेलोसिटी जो है वो पोजीशन ओ की तरफ है, एक्सेलरेशन भी पोजीशन ए की तरफ होगा। लेकिन जैसे ही बॉडी जो है वो पोजीशन ओ से मूव करके बी की तरफ आ रही होगी तो उस दौरानिए के दौरान वेलोसिटी जो है वो हर लम्हे कम हो रही है। जब वेलोसिटी हर लम्हे कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डीसेलरेशन इसके अंदर पैदा होगा। उस सूरत के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। वेलोसिटी बी की तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन अगेन ओ की तरफ है। तो अगर आप बी से ओ की तरफ चेक करना चाहें तो तब भी आप चेक कर सकते हैं कि बी से ओ की तरफ जाते हुए हर लम्हे वेलोसिटी बढ़ेगी और एक्सेलरेशन की सम्मत ओ की तरफ होगी। ओ से ए की तरफ जब बॉडी मूव करके जाएगी तब उस दौरान हर लम्हे वेलोसिटी कम हो रही होगी और बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कम होने की वजह से वेलोसिटी के वो ओ की तरफ ही रहेगा। और इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो मीन पोजीशन है वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो 0 रहता है और जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम रहता है, लेकिन वेलोसिटी वहाँ पर 0 हो जाती है। क्योंकि बॉडी जो है वो पोजीशन ए पर भी रेस्ट करती है एक दफ़ा तो वहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, और बॉडी पोजीशन बी पर भी रुकती है, वहाँ पर भी वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों होता है? एक्सेलरेशन मैक्सिमम इसलिए होता है कि जब बॉडी जो है वो अपनी दोनों एक्सट्रीम पर पहुँचती है तो उसकी वेलोसिटी में दो तरह की तब्दीली आती है। एक तो उसकी मैग्नीट्यूड में तब्दीली और दूसरा उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है 180 के एंगल पे। पहले उसकी अगर डायरेक्शन जो है वो बी की तरफ थी तो जब वो रेस्ट करके वापस जाएगी तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल 180 के एंगल पे रिवर्स हो चुकी है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन दो तरह से तब्दील हो रहा है दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा क्योंकि वेलोसिटी में तब्दीली जो है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। जब हम मीन पोजीशन की बात करें तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो क्यों 0 होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी में जो तब्दीली आनी है, जो उसमें चेंज आनी है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आनी है, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन जो जब बॉडी ओ के ऊपर पहुँचेगी तो ओ के बिल्कुल करीब जो दोनों पार्ट होंगे वहाँ पर वेलोसिटी में तब्दीली जो है वो ना होने के बराबर होगी। तो जब वेलोसिटी के अंदर किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। ना तो वहाँ पे वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज हो रही है ना डायरेक्शन की वजह से, इसलिए वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है। और एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम इसलिए होता है कि वहाँ पर मैग्नीट्यूड में भी तब्दीली आ रही है, वहाँ पर डायरेक्शन में भी तब्दीली आ रही है, तो इस वजह से वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा जो है वो समझ आ गया होगा कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके अंदर जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कहाँ कहाँ पे 0 और कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम होती हैं और क्यों होती हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। जो दो कंडीशन हमने लिखी थी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, और ये हमारे पास हुक्स लॉ होता है
ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और दूसरा हमने कहा था कि एक्सेलरेशन या फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन रहनी चाहिए। और अगर स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर आप इसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला होगा 2πm/k√। तो इसके अकॉर्डिंग जो है एक बड़ा अहम MCQ आता है कि पूछा जाता है कि बताएं कि अगर स्प्रिंग मास सिस्टम का मास जो है वो डबल कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क आएगा। तो अगर आप इसको डबल कर देंगे तो √2 टाइम्स हो जाएगा जी। जो नया टाइम पीरियड होगा वो √2 टाइम हो जाएगा। और इसी तरह का एक क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि जब सिंपल पेंडुलम के जो मास है उसको अगर आप डबल कर दें तो उस पर क्या फ़र्क आता है। तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता टाइम पीरियड के अंदर। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग मास सिस्टम, इनको आपने जब MCQ हल करना है तो इस बात का आपने बगौर जायज़ा लेना है कि किसके अंदर मास आ रहा है और किसके अंदर मास नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों के फार्मूले डिफरेंट है। तो इसमें आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, इनको मिक्सअप आपने नहीं करना। उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस जो है अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।